हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अच्छे सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखे जाएं। अक्सर हम एमसीक्यू वाले पेपर्स की तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, बट जब सब्जेक्टिव आंसर लिखना होता है तो उन्हें अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो अभी मैं आपके साथ फटाफट से कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं कि कैसे आप एक बेहतरीन सब्जेक्टिव आंसर लिख सकते हैं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली टिप जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, इट इज रीड टू राइट। देखो, आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, राइटिंग करनी है, आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी लिखकर आ जाओगे। अब ये ऐसा पेपर तो कोई है नहीं जिसमें कोई भी सवाल आया और हमें जो भी आता है हमने वो लिख दिया। हमें गाने आते थे, हमने गाने लिख दिए। हमें किसी पिक्चर की स्टोरी पता थी, वो लिख दिए। हमें कोई चुटकुला जोक आता था, वो लिख दिया। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो आपके जो आंसर है वो यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज से बैक्ड होने चाहिए। और ये नॉलेज जो है ना, ये आपको कहां से मिलेगी? ये आपका जो कोर्स है उसमें आप पढ़ाई कीजिए, वीडियो क्लासेस को देखिए, या फिर आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए। यहां से आपको नॉलेज मिलेगी और इसी नॉलेज को आप इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग में। देखो, अभी हमारे पास जो सिलेबस है एचपीएससी की, अगर मैं बात करूं तो उसका जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट का बिल्कुल सेम है। तो अभी आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है, ऑब्जेक्टिव पार्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू राइट सब्जेक्टिव आंसर्स एज वेल। तो नॉलेज अगर आपको है, उसी नॉलेज को आप इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर्स को लिखने के लिए। अब कैसे आंसर्स को लिखा जाएगा नॉलेज को इस्तेमाल करके, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपसे डिस्कस करते हैं कि एक आंसर का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, आपको नॉलेज तो है। जैसे मान लीजिए आपको सवाल आया कि एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको पता है अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आप 1 2 3 4 लिखना शुरू कर दें। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है किसी भी आंसर का। सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको अपने स्टेप्स की तरफ मूव ऑन करना है, और फिर जो है आप एक छोटा सा कंक्लूजन भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर आपको सवाल आ रहा है एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आप एक इंट्रोडक्शन में ऐसी खतरनाक सी लाइन डाल सकते हैं जिससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, उसे पता लगे कि भैया इस पर्सन को तो सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एज पर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज। तो ऐसा आपने लिखा तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ेगा और उसे लगेगा कि नहीं, इस पर्सन को अच्छी खासी नॉलेज है। और फिर आप आ जाइए कि द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स, और फिर आप इन्हें एक्सप्लेन कीजिए और फाइनली एक दो लाइनों में कुछ कंक्लूजन भी लिख दीजिए कि ये जो प्रोसेस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस से हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसा एक दो लाइन लास्ट में लिख के कंक्लूजन को खत्म कर दीजिए। तो एक ऐसा आंसर आपको लिखना है। तो कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है तो इस स्ट्रक्चर को जरूर दिमाग में रखिएगा। डायरेक्टली आंसर पे मूव ऑन नहीं करना, पहले एक आधा लाइन का इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए, चाहे बहुत छोटा हो बट देना जरूरी है। हाँ, और इंट्रोडक्शन को बहुत बड़ा भी नहीं कर देना। ऐसा नहीं करना कि इंट्रोडक्शन में अकाउंटिंग की 4-5 डेफिनेशन डाल दी कि हमें तो आती है, डाल दो। तो ऐसा नहीं करना। इंट्रोडक्शन हैज टू बी ब्रीफ, कंक्लूजन हैज टू बी वेरी ब्रीफ। आपका जो मेन एम्फेसिस रहने वाला है दैट शुड बी ऑन योर बॉडी। जो आपका मेन बॉडी है आंसर का, उसके ऊपर आपका मेन एम्फेसिस होना चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अगला टिप जो आपके लिए, दैट इज टू यूज फैक्चुअल नॉलेज इन द आंसर्स। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स मालूम हो रहे हैं, तो वो फैक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए अपने आंसर्स लिखने के लिए। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आया, तो आपने अकाउंटिंग के डेफिनेशंस तो याद कर ही ली होंगी, है ना, काफी जो पॉपुलर ऑथर्स की हैं। तो उसे आप इंक्लूड कीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट में। ऐसे इंक्लूड कीजिए कि एज पर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, एज पर सो एंड सो, अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज। तो ऐसे आप पॉपुलर ऑथर्स की डेफिनेशंस को इंक्लूड कीजिए। आपको मान लीजिए कोई सवाल आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द मोटिवेशन एज पर मैस्लो, एक्सप्लेन द मोटिवेशन थ्योरी एज पर मैस्लो। ऐसे अगर आपको सवाल आ रहा है तो आप लिखिए कि मैस्लो की जो मोटिवेशन थ्योरी थी, उन्होंने इस ईयर के अंदर, इस बुक के अंदर उन्होंने अपनी ये बताई थी। ठीक है, तो आप ऐसा करके शुरू में लिखेंगे और फिर आप ये मेंशन करेंगे कि द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, फिर आप 1 2 3 4 5 करके लिखेंगे। तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि इसको अच्छी खासी नॉलेज है। तो ऐसे फैक्ट्स जो है ना, वो आपकी नॉलेज को दिखा देते हैं एग्जामिनर को, और एग्जामिनर एक बार खुश हो जाता है और फिर यहाँ पे जो आपके नंबर है वो यहाँ पे ज्यादा वाले आ सकते हैं। चलिए अगली टिप आप लोगों के लिए कि आप टेबल्स और डायग्राम्स को जरूर इंक्लूड कीजिए जहां भी पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैस्लो एंड हर्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी, क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है
तो आप जो है प्रॉपर टेबल बना सकते हैं, एक तरफ अपना बुक कीपिंग रखिए, एक तरफ अपना अकाउंटिंग रखिए, और साथ ही एक बेसिस वाला कॉलम भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर के लिए बहुत आसान हो जाएगा चेक करना कि आपको आता है या नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप पक्का ऐसा ही आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए, अगर नहीं आता तो फिर पैराग्राफ वगैरह बना के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, तो आपको नंबर इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। बट अगर आप ऐसा लिखते हैं आंसर तो एग्जामिनर को सीधा सीधा पता लगेगा कि अरे इस बच्चे को सब आता है, और वो फटाफट से सारे चेक करके आपको मार्क्स यहाँ पे अच्छे खासे दे देगा। और शॉर्ट फॉर्म्स जैसे मैंने यहाँ पे बुक कीपिंग को बीके लिख दिया, आपने पेपर में नहीं लिखना, आपने ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को पेपर में नहीं लिखना है, तो ध्यान रखिए। इंक्लूड डायग्राम्स वेरेवर पॉसिबल, तो जैसे मैस्लो का मोटिवेशन थ्योरी है तो उसका डायग्राम जो है वो आई होप आपको याद होगा, वो आपको बनाकर आना है पेपर के अंदर कि भैया ये इसके अंदर डायग्राम हमारा रहता है। तो जो भी आपके डायग्राम्स हैं आप उनकी भी घर से पहले प्रैक्टिस करके जाइए, जहां भी डायग्राम्स को डाल सकते हैं डालिए, क्योंकि वो एग्जामिनर को सीधा सीधा दिखा देगा कि इसको नॉलेज है। देखो बहुत बड़ा पैराग्राफ पढ़ना ना सब किसी को मुश्किल लगता है, आपको भी मुश्किल लगता है, तो एग्जामिनर को भी लगता है अरे पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा ये टेबल ही देख ले, डायग्राम ही देख ले, अच्छा लग रहा है डायग्राम बना हुआ है, तो हाँ इस स्टूडेंट को नॉलेज तो है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसी चीजों को इंक्लूड कीजिए अपने आंसर्स के अंदर। चलिए जी, अब हमारे पास अगला सवाल आता है कि सर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके पॉइंट्स बनाने चाहिए या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहिए। अब देखो आपकी चॉइस है, आप पैराग्राफ में लिखिए या पॉइंट्स बनाकर लिखिए, बट पैराग्राफ बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और उसका जो आंसर है वो ऐसे लगातार 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 चली जा रहे चली जा रहे चली जा रहे चली जा रहे। आपको कुछ पैराग्राफ जरूर बनाने चाहिए बीच में, आप कहीं ना कहीं ब्रेक लगाइए, जैसे इंट्रोडक्शन के 2 लाइनें लिखे, ब्रेक लगाइए, 1 लाइन छोड़िए और फिर अपने बॉडी वाले पार्ट पे आइए। बॉडी वाले पार्ट के अंदर भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा हो रहा है तो उसको भी पैराग्राफ्स में ब्रेक कर दीजिए, फिर ब्रेक लगा के फिर अपने कंक्लूजन पे आइए। तो इस तरीके से आपको ब्रेक जरूर लगाने हैं। पॉइंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है पॉइंट्स फॉर्म में अगर लिखा हो, ऐसे पॉइंट्स लिखे हो कि नंबर 1 आइडेंटिफाइंग ऐसे करके लिखा हो और उसे अंडरलाइन भी किया हो, अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो मेरे को तो पर्सनली ऐसे अच्छा लगता है। ऐसे आई प्रेफर कि एग्जामिनर के लिए पढ़ना भी बहुत आसान है, उसको पता लग जाएगा कि आपको नॉलेज है और आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। तो पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो छोटे लिखिए, और पैराग्राफ के बीच बीच में कुछ अंडरलाइनिंग जरूर करते रहना जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, और पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट है। तो पॉइंट्स में लिखने की प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी चाहिए। चलिए बात है आपके न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल सवालों की तरफ। तो आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें एक्सपेक्टेड है कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सवाल भी आ सकते हैं, तो वहां पे आपको ना वर्किंग नोट्स जरूर इंक्लूड करने हैं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल आ रहा है कि आप जो है शेयर 4 फीचर हुए हैं और आपको उसकी जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, अब जर्नल एंट्री आप डालते हुए एक एंट्री डालते हैं जिसमें हम जो शेयर 4 फीचर का जो बैलेंस है ना वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब ये जो अमाउंट कैसे निकल कर आया इसकी जानकारी आपको नीचे वर्किंग नोट में देनी चाहिए। तो आप जर्नल एंट्री जो डाल रहे हैं उसके साथ ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और उसकी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन दिखाइए। तो वर्किंग नोट्स के मार्क्स पक्का रहते हैं, तो वर्किंग नोट्स को आपको जरूर इंक्लूड करना है, और एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा अगर आप ऐसा इंक्लूड करेंगे। आप जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स उठाकर देखेंगे तो उसमें ऐसे वर्किंग नोट जरूर दिए होंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी ऐसे वर्किंग नोट जरूर दिए होते हैं कि कैसे उन्होंने वर्किंग किया किसी भी अमाउंट का। तो ऐसे वर्किंग नोट्स को जरूर इंक्लूड करना अपने आंसर्स के अंदर। चलिए बात है लेजिबल हैंडराइटिंग की तरफ। देखो हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि पढ़ी जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पेपर में मोती पिरोकर आने हैं, बहुत ही खतरनाक वाली हैंडराइटिंग लिखनी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। आपका पेपर आपको कंप्लीट करना होता है लिमिटेड टाइम में, तो बिल्कुल बेहतरीन वाली हैंडराइटिंग तो कई बार नहीं लिखी जाती, बट हैंडराइटिंग शुड बी सच दैट जो कि रीडेबल हो। ऐसी हैंडराइटिंग ना हो जो कि केवल केमिस्ट्री पढ़ के बता पाए कि जनाब ने लिखा क्या है। आपकी जो हैंडराइटिंग हो दैट शुड बी रीडेबल, एग्जामिनर रीड कर पाए, मेन मुद्दा है एग्जामिनर का। देखो अगर एग्जामिनर को ना बहुत टाइम लग रहा है आपकी हैंडराइटिंग पढ़ते हुए समझते हुए, तो फिर वो इतना टाइम नहीं लगाएगा, वो कहेगा अरे इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, उसे तो फटाफट खत्म करना है और बहुत काम है उसे, तो उसे क्या करेगा आपके नंबर कम कर देगा, कुछ काट लेगा। और यहाँ पे अगर उसे लग रहा है कि इस बंदे ने तो हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, बहुत अच्छी तो नहीं मतलब रीडेबल लिखी हुई है, मतलब वो पढ़ पा रहा है जो आपने लिखा हुआ है, ही इज एबल टू रीड इट, तो आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो बहुत बढ़िया, अगर इतनी अच्छी नहीं भी है तो भी घबराना नहीं है। आपकी जैसी भी हैंडराइटिंग है थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और उसे ना नीटली प्रेजेंट कर दो, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ प्रेजेंट कर दो।
आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त वाली नहीं है, बट अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग के साथ साफ साफ उसे प्रेजेंट करते हो, कुछ कुछ अंडरलाइन करते हो बीच में, तो वो अच्छा ही लगता है इवेंचुअली। तो आपकी जो हैंडराइटिंग है दैट शुड बी बेसिकली रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल टू दी एग्जामिनर। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर उसे समझ में ही नहीं आएगा आपने क्या लिखा, आपको जितनी मर्जी नॉलेज है, तो फिर वो आपको पूरे नंबर कभी नहीं देगा। तो आप साफ सुथरे ढंग से, साफ सुथरे तरीके से लिखने की प्रैक्टिस जो है वो यहां पे स्टार्ट कर दो। और प्यारे दोस्तों, अगली टिप आपके लिए कि आप कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन कीजिए। तो जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं, उसमें जो भी आपके कीवर्ड्स है, जैसे आप बता रहे कि मैस्लो ने ये वाली बुक लिखी थी, तो बुक के नाम को अंडरलाइन कर दीजिए। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर नंबर 1 आइडेंटिफाइंग, तो ये जो आइडेंटिफाइंग आप लिख रहे हैं, आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना चाहिए। और एग्जामिनर बेसिकली जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स है ना, उन्हीं को देखेगा, उन्हीं को देख के उसे पता लग जाएगा कि इसे आता है, स्टूडेंट को आता है, और उसी से आपके नंबर बढ़ जाते हैं। और देखो, कलर्ड पेन्स को लेकर भी कई बार चर्चा होती है कि अलग अलग कलर के पेन लेकर जाएं और उसे अंडरलाइन करें, उससे हाईलाइटिंग करें। तो मेरे ख्याल से ना उसमें टाइम वेस्ट होता है और वो चीज नहीं करनी चाहिए। तो आप जो पेन यूज कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं आंसर लिखने के लिए, बस उसी से अंडरलाइन वगैरह करते रहिए, साथ साथ करते रहिए। दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अगली टिप आप लोगों के लिए ये है कि सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है। अक्सर क्या होता है कि हम सवाल को बिना ध्यान से पढ़े आंसर पे मूव ऑन कर जाते हैं। हमें जो आता होता है, हमें वो बताने की उत्सुकता इतनी होती है कि हम सवाल को पढ़ते नहीं है ढंग से। जैसे सवाल आपको कह रहे हैं, सवाल आपको बोलता है कि डिस्कस दी लिमिटेशंस ऑफ द मैस्लो थ्योरी। अब सवाल आपसे लिमिटेशंस पूछ रहे हैं मैस्लो थ्योरी की, और आप तो ना घर से वो वाला जो डायग्राम है उसे बहुत अच्छे से पढ़ के रट के गए हुए हो, वो आपको बनाना है। तो वो आप डायग्राम बनाकर आ जाते हो मैस्लो का, और फैक्ट्स बताकर आ जाते हो, और लिमिटेशन बस लास्ट में 3 लाइन में उसकी लिमिटेशन लिख लेते हो। तो ऐसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन मैस्लो की थ्योरी नहीं बतानी है, आपको मेन यहाँ पे बतानी है उसकी लिमिटेशंस। जो उसका मेन पार्ट है, उस पे आपको मेन यहाँ पे जो टाइम है, मेन जो कंटेंट है, उसका यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर में प्रोवाइड करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग बिफोर डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू दी आंसर। तो ऐसे नहीं करना जो मेरे को आता है मैं तो वो लिख के आऊंगा, क्वेश्चन जो मर्जी पूछे। ऐसी स्ट्रेटेजी शायद आपके कॉलेज लेवल पे काम कर गई हो, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, और यहाँ पे आपके नंबर काफी सारे कट जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एंड प्यारे दोस्तों, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस आप करेंगे रेगुलरली, आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे। डे 1 से आप परफेक्ट आंसर्स नहीं लिख पाएंगे, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की कि हाँ मैं शुरू करता हूं, लेट्स स्टार्ट दिस हैबिट कि डेली एक आंसर मैं लिखूंगा या लिखूंगी, तो उससे आप लॉन्ग रन में पक्का इंप्रूव कर जाएंगे। पक्का आपको पता लगेगा कि हाँ इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सब चीजें आप सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। ऐसा नहीं करना कि पेपर से एक दिन पहले आप कुछ आंसर लिख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे, और मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक आप स्टार्ट कर दीजिए, और आप जो है रेगुलर बेसिस पे ये प्रैक्टिस अपने कंटिन्यू रखिए। कोशिश कीजिए कि डेली कम से कम 1 या 2 आंसर आप जरूर लिखें, और ऐसा करने से एग्जामिनेशन तक आते आते आपकी काफी सारी लिखने की प्रैक्टिस हो गई होगी, और वो एग्जामिनेशन आपके लिए थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा सा रूटीन की बात लगेगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एवर स्टडी क्लासेस भी आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर आ रहा है, और ये इनिशिएटिव केवल हमारे जो एचपीएससी के पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने फुल कोर्स ले रखा है एचपीएससी का। और इसके अंदर आपके साथ वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपके साथ हर मंडे हम 10 क्वेश्चंस जो है वो शेयर करेंगे। हमारे एवर स्टडी का जो ऐप है और जो वेबसाइट है, उसमें आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव मॉड्यूल के अंदर, और फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर एट द एंड ऑफ द वीक हम लाइव डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। और ये सेशंस इनिशियली हमने प्लान किया था कि आज से स्टार्ट कर देंगे, बट अभी आज से इन्हें स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इनको नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, और तब तक शायद हमें थोड़ा और क्लैरिटी भी आ जाए पैटर्न को लेकर, तो इसीलिए थोड़ा सा और डिफर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक से हम ये चीज स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं, और इन टिप्स को आपको जरूर ध्यान में रखना है जब भी आप अपने आंसर्स को लिखेंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये टिप्स आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।